को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 400 सीटों के अपने टारगेट का मिशन स्टेटमेंट सामने रख दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक उन्हें राम मंदिर को बाबरी ताले से बचाना है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को वोट बैंक के डाके से बचाना है, आर्टिकल 370 को वापस लाने के इरादे को रोकना है। जब आज 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, 283 यानी बहुमत के आंकड़े से अधिक की सीटों पर फैसला लॉक हो चुका है, तब ये नरेंद्र मोदी का वो तेवर है जहां वो खुलकर वोट बैंक तुष्टीकरण पर आक्रामक है। कल मेरे साथ इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुस्लिम समाज को लेकर वो बातें कही थी जो पहले कभी नहीं कही। इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि सत्ता पर हम बैठाएंगे, हम उतारेंगे, ये सोच आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। सवाल पब्लिक का है कि मुसलमान क्या मोदी की सलाह पर अमल करेंगे? इस बीच आज एक और बात हुई। दलितों पिछड़ों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को बांटने के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अलग से बयान देकर कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। क्या राम मंदिर से लेकर मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष मोदी के हमलों के आगे घिर गया है? जब तक मोदी तब तक राम मंदिर, फिर क्या बाबरी का ताला? यही है आज सवाल पब्लिक का। टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रधानमंत्री मोदी का कल का इंटरव्यू आज देश की सुर्खियों में बना रहा। खासकर मुसलमानों को प्रधानमंत्री की सलाह आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। एक बार फिर सुनिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का वही बयान। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं, कैसा लगता है? न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमानों से प्रधानमंत्री की ये डायरेक्ट बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उन्हें मुस्लिम विरोधी बताने के विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करती है। कल ही प्रधानमंत्री ने खुद को तानाशाह बताने के विपक्ष के नैरेटिव को भी तगड़ा झटका दिया। प्रधानमंत्री ने खुद पर बनाए गए एक मीम वीडियो पर कमेंट लिखा, आप सबकी तरह मैं भी खुद को डांस करता देखकर एंजॉय करता हूं। चुनाव के समय ऐसी क्रिएटिविटी हंसाती गुदगुदाती है। जबकि ऐसा ही वीडियो जब ममता बनर्जी का बना तो बिल्कुल इसी तरह के मीम पर कलकत्ता पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने तानाशाह के विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। सुनिए कैसे। यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं? हाँ, कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। हम ये जो सह रहे हैं ना,
इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट हैं, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी के मुताबिक वो गालियों को सह रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का प्रूफ है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। उन्हें चाय वाला, नीच, रावण, मोदी हिंदू नहीं, मोदी मर जा, तेरी कब्र खुदेगी, मौत का सौदागर, तेरी बोटी बोटी कर देंगे जैसे ना जाने कितने व्यक्तिगत हमले झेलने पड़े हैं। लेकिन अगर मोदी राजनीति के निजी आरोपों को नजरअंदाज करते हैं तो दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण जैसे मसले पर विपक्ष पर खूब हमले भी किए हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी के कैंपेन का असर ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव आज बुरी तरह घिर गए। सुनिए उनका बयान और फिर उस पर सफाई भी कुछ ही देर। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा। धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। क्या बदल गया लालू जी बस कुछ ही लम्हों में? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या मोदी को 400 सीटें नहीं आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, जैसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है? मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव का बयान नरेंद्र मोदी की आशंका सच साबित करता है। हालांकि बाद में लालू जी ने बयान बदल दिया। और क्या मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने से लेकर तानाशाह होने के विपक्ष के सारे आरोप झूठे साबित हो रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कंचन यादव प्रवक्ता है आरजेडी की, तौसीफ खान भाई राजनीतिक विश्लेषक है, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी सीधा तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला, सवाल यह है कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जिस तरफ इशारा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर राम मंदिर का, जिस तरह शाह बानो का केस पलटा गया था, राम मंदिर का भी केस पलटा जाएगा और एक नया लॉ आ जाएगा, नया कानून आ जाएगा जिसके द्वारा राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, और जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है बाबरी ताला लग जाएगा, और मुस्लिम आरक्षण पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूं ये कौन सी राजनीति है, और क्या ये इसी को आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं जो भारत का फ्यूचर तय करेगी? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, और आपको और सुशांत को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा इंटरव्यू था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। एको आ रहा है, थोड़ा इसको ठीक कर दीजिए। दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ नाविका जी, मैं बहुत हैरान हूँ खास करके आपसे आचार्य जी की ये बात सुनकर, और आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं। आचार्य जी आप जानते हैं नाराज़ी, मैं उनकी बहुत व्यक्तिगत तौर से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो कुछ कई सुनाई बात कह रहे, उसको वॉटअबाउटरी कहते, हियर से कहते, समझो मान लो आपके दर्शकों के लिए प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने कहा मैं अगर आकर शो पे कह दूँ मैंने ये बात सुना था कि नाविका जी वो करने वाली, इसकी वजह से ये होने वाला, इसमें कोई तथ्य होता है नाविका जी? इस पर कोई डिस्कशन होता है और उस पर प्रधानमंत्री जी कमेंट करते हैं, फिर इस तरह के शब्दों का बाबरी ताले लग जाएगा, कैसे होगा? देखिए मान भी लो ये करने की इच्छा है, मान भी लेते,
कैसे पार्लियामेंट में पास होगा, बीजेपी पास होने देगी, कैसे कानून बदला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरह से इतना आसान है ओवरटर्न करने को, इस तरह की बहुमत आ रही, इनकी राज्यसभा में बहुमत नहीं है भाजपा की, इसके बाद ताले कैसे लग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन पूनावाला जी, मैंने आपकी बात मान ली, 100% मान ली। मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देगा और संविधान को बदल देगा, ये कहीं लिखा हुआ है, ये किसी ने कहा है, ये हियर से नहीं है। मैं उसका जवाब दे देता हूं, बट बहुत मैं आपसे गुजारिश करूंगा नाविका जी, जब मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी बात आने दीजिए, दर्शकों को समझ नहीं दीजिए, आप वहां पे बात मत काटिए। इस तरह की बेफजूल बातें बार बार इसको रिपीट करना और इसको मुद्दा बनाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी पे बात नहीं होनी है, इन्फ्लेशन पे बात नहीं हो रही। भाजपा जानती है आज 3 फेज के बाद ये वाइप आउट हो रहे, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे। जहां तक सवाल है मुस्लिम रिजर्वेशन का, मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया आपको क्योंकि कुछ लाइन में खराबी थी, मैं उसमें संक्षेप में बोल देता हूं। अगले आपके सेक्शन में पता होगा, गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने 50 मुसलमानों को एक्सक्लूसिवली ओबीसी में रिजर्वेशन दिया है। वो तुष्टिकरण नहीं है, उन्होंने दिया है। आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते। आप लालू जी के मुंह पर माइक लगा दीजिए, किसी के मुंह पर माइक लगा दीजिए, धर्म के आधार पे हो ही नहीं सकता, सिर्फ बैकवर्डनेस के आधार पे होता है, और बैकवर्डनेस का धर्म से लेना देना कुछ नहीं है। ये चीज को हमें याद रखना होगा। लेकिन तहसीन पूनावाला, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ऐसा हुआ है, कर्नाटक में ऐसा हुआ है, आंध्रा में ऐसा हुआ है और कांग्रेस ने किया है ऐसा। और आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई, ये भी तो आपने इंटरव्यू में मुझे अभी मुझे बधाई दी, ये वाला सवाल पूछा गया और उसका जवाब भी आपने सुना तहसीन पूनावाला जी। लेकिन बात ऐसी है कि अगर सवालों के जवाब हों इसका जवाब दे दूं, तो भी आप सुने को ना सुना कर देते हैं तहसीन पूनावाला। लेकिन सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस अगर कहे कि प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीतकर अगर आएंगे तो वो संविधान बदल देंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तो वो पूरा आरक्षण बदल देंगे, ये सब जो है कहीं मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कहने का पूरा हक है। लेकिन जब बीजेपी कहती है कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, या बीजेपी कहती है धर्म के बेसिस पर आरक्षण होगा, तो बीजेपी गलत कहती है क्योंकि मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। 2009 और 14 में कांग्रेस पार्टी का 2009 का मैनिफेस्टो पढ़िए। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नौकरियों में आरक्षण देंगे। इन्होंने आंध्र में दिया, कोर्ट में अटक गया, कर्नाटक में दिया, कोर्ट में अटक गया। तहसीन भाई को न याद हो तो 2012 में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज में भी आरक्षण देंगे। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। 2006 में इन्होंने कहा देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, और उस समय सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह ने बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। तब जाके सदन के पटल पर, मतलब लोकसभा में बयान कुछ और था, राज्यसभा में आकर बयान बदल गया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर चुके हैं और एक मुश्त मुसलमानों को दे चुके हैं। भदौरिया जी बैठे अभी, चाहे जितना भी बोलेंगे, ये उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में SC का रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म कर दिया था। और खत्म ही नहीं किया था, जो लोग प्रमोट हो गए थे ऐसे हजारों लोगों को डिमोट कर दिया था। जब उसका विधेयक आया संसद में तो सपा के लोगों ने विधेयक फाड़ दिया था। तो एक भी बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं नाविका जी, ये लोग कर चुके हैं। और लालू यादव जी ने आज बोल दिया, उन्होंने कहा पूरा का पूरा। अब से नासमझ थोड़ी लालू यादव जी, आज की पोलिंग थी, सवेरे बोल दिया, पोलिंग का काम हो गया, शाम तक जाके सफाई दे दी। तो हकीकत यह है कि जो दिल की आरजू है वो लबों पे आ जाती है। उसका कारण क्या है कि इनको बहुत क्लियर फंडा है। 20% तो बिल्कुल पक्का है, और हिंदू समाज में एक भी जाति 20% नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इनको पक्का पता है कि उसको जात बिरादरी में हम तोड़ के रख ही लेंगे, उत्तर दक्षिण में तोड़ के रख ही लेंगे। और चाहे जितना भी अपमान होगा, तेलंगाना के कांग्रेस नेता
और तमिलनाडु के डीएमके नेता बिहार वालों के लिए भद्दी से भद्दी गाली कहेंगे, तब भी आरजेडी उनके साथ रहेगी, सपा वाले उनके साथ रहेंगे। यूपी बिहार वालों के लिए ऐसी ऐसी भद्दी गाली कहने के बाद भी 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उस 20% के लिए गाल के ऊपर जूता भी सहना है, क्योंकि बाकी 10-5% करके 1-2 जाति तोड़कर तो साथ में नहीं लेंगे। इसलिए जो कुछ हो रहा है ये देश को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, संविधान ये बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता। बाबा साहब के संविधान में किसी को समस्या हो तो 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़ ले, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग स्थान और अलग चुनाव चाहिए, जो कि जिस पे डॉक्टर सरदार पटेल ने झिड़की दी है। अच्छा, फिर भी किसी समस्या तो पेज नंबर 270 से 75 के बीच में सारा लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने जिसे संविधान का मूल आधार बनाया वो ये बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका कही थी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, उसे बदल चुके हैं। बिल्कुल। आज की पीढ़ी को नहीं याद होगा, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो ये था, कर चुके हैं, करने की तहसील कह रहे पूनावाला। हैं और ये करने की शाहबानों सोच रहे हैं। का जजमेंट आया था, मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी और फिर नया कानून लाया गया। ये सब फैक्ट्स हैं जो सुधांशु जी ने भी बताए और जो मैं भी बता रही हूं। लेकिन कंचन यादव जी, नरेंद्र मोदी पर हर वक्त आरोप लगाया जाता है कि वो बदल देंगे देश का संविधान। संविधान कौन बदल रहा है? लालू जी नहीं बदल रहे। धर्म के बेसिस पर जब आरक्षण की बात करते हैं और आरोप सुधांशु जी का है कि सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले वाक्य होता है धर्म पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और शाम को पोलिंग के बाद अलग क्लैरिफिकेशन आता है। तो भाई ये कौन सा रूप दिखलाता है आपका? नाविका जी, अगर मैं सच्चाई और तथ्य रख दूंगी तो भारतीय जनता पार्टी को 2 पार्टियों से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उसी आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इनका गठबंधन है। मैनिफेस्टो आया है टीडीपी और जनसेना का कि वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि वहां सरकार बनानी है इनको। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बोला है कि हर महीने मस्जिदों को 5,000 रुपए देंगे मेंटेनेंस के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला है कि जो नूर भाषा है कॉर्पोरेशन है उसको वो सहयोग करेंगे, हर साल 100 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला हज यात्री को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला पर्टिकुलरली मुस्लिम को 1 लाख रुपए मिलेगा, जो 50 साल के ऊपर के हैं, क्या पेंशन उनको मिलेगा। तो एक बात बताइए कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए। भारतीय जनता पार्टी को अब टीडीपी से भी समस्या नहीं है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। लेकिन जहां उनको जरूरत होगी कि मुसलमान को बीच में लाएं और ध्रुवीकरण करें, वहां पर वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई। क्यों दोगलापन करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो जो मुस्लिमों को आरक्षण देती है। और आपको साफ साफ बता दे, धर्म का आरक्षण नहीं। सवाल और मुद्दा तो सही उठाया है कंचन यादव जी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, मुझे और एक जानते हैं, यहाँ एक और बात है। मंडल कमीशन में यह कहा गया, मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़े से हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। तो फिर आज सुबह लालू जी ने क्यों कहा धर्म के बेसिस पर मिलना चाहिए? सवाल ये था और सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपने तमाम आरोप लगा दिए सुधांशु त्रिवेदी पर। तो आइए सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मैं कंचना जी को बता देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में यह भी लिखा था कि 27% में 6% अलग से मुसलमानों को दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया। कहा गया मुस्लिम के नाम पर नहीं दिया जाएगा, जो वो बैकवर्ड में आएंगे सिर्फ उनको दिया जाएगा। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं,
अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई, हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ। मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में जानते क्या समस्या है? नाविका जी, समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब ये स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे, तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट ना खा जाए। आज कांग्रेस ने वो चाल चली है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई? मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा, तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है। और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है और यह डर है लालू यादव जी के मन में, ये डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर राम गोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना था कहीं कांग्रेस वापस न छीन ले जाए। गठबंधन करके डर बहुत हो गया है। तो ये भाजपा से मुसलमानों से लेना देना नहीं है, ये इंडी गठबंधन की आपस की लड़ाई का लेना देना तो है। अनुराग भदौरिया जी, किसका च्यवनप्राश, यानी कि कौन मुसलमानों को लुभाने में नंबर 1 आएगा क्लास में? क्योंकि अलायंस सिर्फ मुसलमानों को लुभाने की बनी है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। जवाब दीजिए। नाविका जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने प्यार मोहब्बत से आप सुधांशु जी को सुनते हैं उतनी मुझे भी सुन लीजिए। बिल्कुल आप सुधांशु जी के लिए तो मुग्ध हो जाते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं उम्मीद करती हूँ आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जरूर सुना होगा और उतनी ही मोहब्बत से सुना होगा जितनी मोहब्बत से आप अखिलेश जी का इंटरव्यू सुनते हैं। सुनने तो आए नहीं है कि सुधांशु जी झूठ बोलते जाएंगे और खिसिया खिसिया के चिल्लाएंगे, वो हम लोग सुनने नहीं आए। हम जनता की बात करने आए, जो उन्होंने अभी तक की नहीं। एक बार भी अपने भाषण में एक बार भी जनता की बात नहीं की कि जनता की बात कर लेते। अरे जनता आपसे सीधा सीधा सवाल कर रही है, आप क्या करते हो? था गे गाँव था में जीते हो, है में जिया करो। जनता आपसे पूछ रही है कि भैया हम लोग बहुत परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, इसी पे जनता वोट मांग रही है। तो आप क्या बोलोगे? बताओ 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 यहाँ पे जीडीपी क्या है, बताओ बताओ महंगाई दर क्या है। अरे भैया, जब आदमी खरीदने जाता है ना दूध, 35 रुपए का जो लीटर मिलता था 70 रुपए मिलता है, वो महंगाई दर नहीं पूछता आपके दुकानदार। और जब आप जाते हो दाल खरीदने तो 60 रुपए बिकती थी, वो 180-200 रुपए की बिकती है, वो महंगाई दर नहीं पूछता है। जब आप डीजल पेट्रोल लेने जाते हो जो 65 रुपए का मिलता था वो 100 के पार मिलता है, वो महंगाई दर नहीं पूछता। आप आम आदमी का दर्द कब समझेंगे प्रभु? आप धन्ना सेठों का दर्द तो समझते हैं, लेकिन आम जनता से आपको कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको तीसरे चरण में हार के कगार पे खड़े हो तो आप किस पे ले? पाकिस्तान का भी ले आते हो। अरे भैया, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी एक साथ है यहाँ पे। वो आपके डिवीजन से नहीं होगा, आपके बोलने से हम बंटने वाले नहीं है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहती है, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। वो चाहती है हम समाज को बांटे और राज करें। अरे भैया, आप समाज को बांट के राज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार भी नहीं बांटते। महिलाओं समस्या पे जो बात होती है, कब आप बोलोगे? कब आपने मणिपुर की महिलाओं की समस्या के बारे में बात की? कब आपने यहाँ पे जो पहलवान महिला घसीटी गई उनके बारे में बात की? हाथरस की बेटी के बारे में बात की? आप सिर्फ वोट की बात करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। परिवारवाद की बात करते तो सारे परिवारवादी आपकी पार्टी में शामिल हो गए। आपका तो मुद्दा ही विहीन हो गए, आप मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा बचा क्या? पाकिस्तान। मुद्दा बचा क्या? मंगलसूत्र। शर्म नहीं आती? कैसे मुद्दे लाते हो आप? मंगलसूत्र मुद्दा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर में, जहां पे अगर मंगलसूत्र जहां पे 28,000 रुपए यहाँ पे तोला सोना होता था, आज 85,000 हो गया। किसने महंगा किया है सोना? किसकी सरकार में सेना हुआ? अभी आप बोलोगे क्या इनको पता ही नहीं भदौरिया जी को इंटरनेशनल मार्केट में गवर्न होता? अरे भैया, सब इंटरनेशनल में ही होता था, तो आप क्यों चिल्लाते थे? हम आएंगे पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आएंगे सब यहाँ सस्ती हो जाएगी चीजें, हम आएंगे डॉलर भी यहाँ पे जो रुपया पतला हो गया है, डॉलर उस समय 60 रुपए था, अब तो 83 रुपए हो गया है, सब कमजोर हो जाएगा। अब आप कहोगे इंटरनेशनल मार्केट का मामला है।
भाई साहब आपके झूठ से जनता चलिए, तंग आ चुकी है। बहुत और जनता आपको देखना बहुत नहीं चाहती त्रस्त है। हैं, जैसे बहुत BJP त्रस्त हैं के अनुराग प्रवक्ता बोलते भदौरिया हैं, जी ऐसे महंगाई चैनल से। चेंज कर देते हैं सुधांशु जनता। त्रिवेदी ये जी, सुनिए। इन्होंने शायद कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के जवाब नहीं सुने बेरोजगारी पे और महंगाई पर। चलिए फिर से सुनवा दीजिए। अरे उनके जब हमें तो महंगाई बेरोजगारी है। पहली बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा अनुराग भदौरिया किसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपने नेता प्रोफेसर राम गोपाल का। राम मंदिर पे बयान उन्होंने दिया, हमने नहीं। उन्हें कहना चाहिए था मैं महंगाई बेरोजगारी की बात करूंगा, राम मंदिर पे नहीं बोलूंगा। विषय राजनीतिक विषय नहीं है। लालू यादव को कहना चाहिए था मैं मुस्लिम आरक्षण पे नहीं बोलूंगा, महंगाई बेरोजगारी बोलूंगा। किसका मजाक उड़ा रहे हो मेरे भाई? धर्मों को प्यार अब पूरी बात सुनिए। अब अपने बैठन पे बोलिए, चिल्लाइए मत। मैंने आपके विषय नहीं चिल्लाया। सुनो मेरे भाई, काहे भाई अब टप 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 शुरू हो गए भड़बड़। अनुराग भदौरिया जी सही रंग पकड़ी है आज सुधांशु जी ने। राम गोपाल यादव जी भी महंगाई की बात कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। अयोध्या में राम मंदिर टेढ़ा मेढ़ा बना, इस पर बात की उन्होंने। और सुधांशु जी जब जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज सुन लीजिए। मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बताता हूं। सुनिए, पाकिस्तान हम नहीं लाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। हम लाए क्या? शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। ये हम लाए क्या? और उसमें लिख रहे हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ये हम लाए क्या? और पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए राहुल साहब लिख रहा है। ये हम लाए क्या? पाकिस्तान का पूर्व मंत्री कह रहा बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। यही तो आप बोल रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं। और अनुराग भदौरिया जी भड़बड़ मत करिए, अब महंगाई पे बात करिए, हिलिए डुलिए नहीं, शांति से। मैं दर्शकों से कहता है इन्होंने पेट्रोल के बारे में क्या बोला कि 65 से 97 रुपए है। आज पेट्रोल 97 रुपए है। जब हम आए थे तब 69 रुपए था 2014 में। 2004 में जब हमने छोड़ा था तो कितना था? 32 रुपए। और 2014 में आप कितने पे लाए? 69 पे। 220% बढ़ा के लाए। आज 69 से 97 है, 60% बढ़ा है। किसके जमाने में महंगाई ज्यादा बढ़ी? हमारे जमाने में, आपके जमाने में। दूध के दाम देख लो, चावल के दाम देख लो। 2004 से 14 में, सारे दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए, जितनी महंगाई बढ़ी उसके मुकाबले 2014 से 24 के बीच में कम बढ़ी। जबकि हमने कोविड भी झेला, उस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी झेला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। अब देखिए, नॉन स्टॉप चिल्लाते ही चले जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नस फट सकती है। आराम से एक गिलास पानी पीजिए, आपको मौका दूंगी ना सर। बिल्कुल नस फट सकती है, जनता की परेशानी का दर्द होता है। इनकी नस कहां से फटेगी? इनको टेंशन ही नहीं क्या गया है भाई? आपका वही टेप रिकॉर्डर हर डिबेट में बजता है। आपको अभी बहुत मुसीबतें हल करनी है देश की। आप कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुधांशु जी की बात सुने। मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट करें। जी तो बोल रहे हैं तब से। मैं कह रहा हूं इनके नेता अखिलेश यादव जी क्या बोले? गर्मी में चुनाव रखा है तुम लोगों को परेशान करने के लिए। भाई साहब, चंद मिनट की गर्मी इनको नहीं अब बर्दाश्त होती है। वो पार्टी थी जिसका कभी नारा था बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। मजदूर किसान की पार्टी आज ये बात करने लगी। सोचिए कि ये लोग कहां से कहां आ गए हैं। अंत में मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, आज आप ये बात बोल के जाइए। वैसे तो आपकी ख्वाबों ख्यालों में जो सरकार है वो कभी आने वाली नहीं है, मगर जैसे आप रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप एक्ट लाके आपने सारे मंदिरों की संभावना समाप्त कर दी थी। आप राम मंदिर बेकार है का अर्थ क्या था जो प्रोफेसर राम गोपाल ने बोला? गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में बने कब्रिस्तान अच्छे थे, राम मंदिर बेकार है। काहे बोला था भाई? आपको पता है जनता ने आपको नकार दिया। तीसरे चरण में आज साफ हो चुके हैं
आपकी पार्टी सपा चट है। आपने जमीन कौन पे सा है ही नहीं चिप कहीं। लगाया अरे है? भैया, आप ईवीएम ले आए हैं क्या? आपको कैसे पता चल गया? नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, आप कहें कि हमें सब कुछ पता है, बीजेपी साफ हो चुकी है, तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठना चाहिए। कोई और कुछ कह दे तो आप लोग एकदम नोचने को तैयार हो जाते हो। खैर, आपकी मर्जी। लेकिन तौसीफ खान जी हमारे साथ है, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तौसीफ खान भाई, अब बहुत तानाशाह, बहुत हिटलर कहा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझे तो आज ये बता दीजिए, और इस बात पर सवाल भी पूछा हमने प्रधानमंत्री से, और मीम के द्वारा कल ये तय ही हो गया कौन हिटलर है कौन तानाशाह है, क्योंकि सेम मीम ममता जी का आया, सेम मीम प्रधानमंत्री का आया। प्रधानमंत्री जी ने टैग करके कह दिया कि बड़ा ह्यूमरस है, लोग ठहाके ले रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव में ऐसा रिलीफ, ह्यूमर रिलीफ अच्छा लगता है। और वहां ममता जी की पुलिस ने वार्निंग लेटर दे दी। तानाशाह है कौन? नाविका जी, वार्निंग लेटर दिए है तो किसी को तो ये हक नहीं है कि वो देश स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़े। और ममता बनर्जी ने जब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दंगाबाज कहा, लुटेरा कहा, तो क्या गलत कहा? देश का धन जो है आज केवल अदानी और अंबानी को ही क्यों जाता है, कोई और किसी और राज्य से किसी को क्यों नहीं आता? जब दंगाबाज कहा तो क्या गलत कहा? वो तो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, जब गुजरात में दंगा हो रहा था उनका पुलिस खड़ा रहा और दंगा होता रहा, क्या गलत कहा? आज नौबत देश में ये है कि बेरोजगारी का जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी जी के पास। हमारा इकोनॉमी जो गिरा हुआ है, हमारे जो दाम जो बढ़े हुए, हर एक चीज़ का महंगाई हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो लगातार वो अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया आपके ही चैनल में, नाविका जी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो तुम्हारे बच्चों का जो है भविष्य को खराब कर रहे हो। ये तो एक तरह का थ्रेट दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और क्यों थ्रेट दिया ऐसा? भाई ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, अपने वोट बैंक को वो प्लीज कर रहे हैं। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अपने वोट बैंक को प्लीज नहीं करते, बातें बोलने आप से अपने वोट बैंक को खुश नहीं करते। वोट बैंक को वो जो उन्हें वोट पड़ेगी। नहीं, आप अपने वोट बैंक को खुश नहीं करते। ममता दीदी अपने वोट बैंक के लिए कुछ नहीं करती। तृणमूल बिल्कुल करती है। उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार खोल के रखा है, महिलाओं को घर घर उन्होंने साइकिल पहुंचाया है, बहुत सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम किया उन्होंने। वोट बैंक, ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो महिला वोट बैंक है बंगाल के अंदर में, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री के नाते बंगाल की हर एक महिला, चाहे वो किसी भी पार्टी का झंडा पकड़े, लेकिन वो वोट देती है जाकर के ममता बनर्जी को। और यही कारण है कि मेजॉरिटी हमेशा ममता संदेश खाली में क्यों जल्दी ममता दीदी वहां समझ नहीं पाई, और क्यों कहती रही कि ये बेफजूल आरोप लग रहे हैं, ये सारे बीजेपी के एक्टर हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी उसका सबूत आ गया। बिल्कुल नहीं, उसका सबूत आ गया, वीडियो वायरल है कि बीजेपी के सभापति ने बोला कि पैसे दे करके झूठे इल्जाम लगाए गए, किसी का रेप नहीं हुआ। ये बीजेपी के सभापति ने बोला। अच्छा, मंडल सभापति ने बोला कि किसी एक महिला का भी रेप नहीं हुआ। पैसा 2000 रुपया दे करके ट्रेनिंग दे करके भेजा गया था ये आरोप लगाने के लिए। वायरल वीडियो है। का उल्टा बयान भी आ चुका है, शायद आपने वो वायरल वीडियो नहीं देखा। तौसीफ खान साहब को याद नहीं है, जो ममता बनर्जी सबकी बात कर रही, तो इनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 2021 के चुनाव में जो औपचारिक रूप से इनके स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका औपचारिक बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब ये 30% से, और बीजेपी -30% से शुरू करती है। ये आपका दिया बयान है, बस ये इतना समझाने के लिए काफी है कि कौन सबको साथ में लेके चल रहा था और कौन किसको साथ में लेके चल रहा था। मगर एक बात से मैं भदौरिया जी और तौसीफ खान साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं। मोदी जी के रिजीम में एक चीज तो महंगी हुई है जो यूपीए के शासनकाल में बहुत सस्ती थी। वो जानते क्या थी? एक आम आदमी की जान। जान बहुत सस्ती थी।
ट्रेन में धमाका हो जाता था, बस अड्डे पे धमाका हो जाता था, दिल्ली के सरोजनी नगर में घूमते हुए किसी आदमी की जान हो, या लिफोर्ड कैफे में बैठे हुए, मुंबई या पुणे में बैठे हुए व्यक्ति की जान हो, वो ताज में होटल में बैठे हुए व्यक्ति की जान हो, या लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में अपने काम के लिए गए व्यक्ति की जान हो, धमाके में जान बहुत सस्ती थी। अब वो बात महंगी कर दी है मोदी जी ने, क्योंकि जो लोग उसको बहुत सस्ते में बेच रहे थे, अब उनको ये सौदा ऐसा महंगा पड़ने लगा है कि महंगा तो उनको पड़ा है और दिल में दर्द इंडी गठबंधन के लोगों के होने लगा है। मगर देश की जनता उस महंगाई, उस सस्ते बहुत से हाथ उठ रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास तहसीन और अनुराग भदौरिया, लेकिन पहले जनता के भी सवाल ले लेते हैं। आनंद सरोज का मिर्जापुर से सवाल है, क्या नेहरू जी से कुछ कसर बाकी रह गई थी जो कांग्रेस अब उसे पूरा कर रही है? संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, वोटिंग का तीसरा चरण आते आते अखिलेश, लालू, राहुल सब मुसलमान क्यों करने लगे हैं? मीना का गाजियाबाद से सवाल है, विपक्ष सही में राम मंदिर और राम के खिलाफ है या सिर्फ किसी समुदाय को खुश करने के लिए लगा रहता है? तहसीन पूनावाला जी जवाब। नाविका जी, थैंक यू नाविका जी। उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा, जनता के जवाब आएंगे। कर्नाटका में करीबन अबाउट 4% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु में 3.5 है, गुजरात के अंदर मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली 4.5% है, 4.5%। मैं वो कास्ट के लिस्ट गिना सकता हूँ, एक्सक्लूसिवली मुसलमान, उसमें हिंदू नहीं आते। ये कौन अपीजमेंट कर रहा है? मैं उस दूसरी बात पे जाना चाहता हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने SC/ST रिजर्वेशन हटा दिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थे। 10 साल से कौन सरकार में था, क्यों नहीं लाए आपने? तीसरी चीज़ सुधांशु जी ने कहा कि जान की कीमत बहुत सस्ती थी यूपीए की सरकार में। बिल्कुल, आपके वहाँ महंगी है ना। कोविड में क्या हुआ? महिलाओं के मंगलसूत्र चले गए। क्या हुआ कोविड के अंदर? आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक है इस मुल्क के अंदर। क्यों हटा दिया गया फोटोग्राफ्स माननीय प्रधानमंत्री जी के कोविड सर्टिफिकेट्स के? क्योंकि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आज एक कैंसर का पेंडेमिक नॉर्थ इंडिया में है। जैसे ही हम ये बात शुरू करते हैं हमें रोका जाता है, हमें नहीं बोलने दिया जाता है। क्यों उसकी जांच नहीं हो रही? मैं आपसे पूछता हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है क्या? लोगों की जान इतनी सस्ती है कि जिम में लोग मर रहे हैं, शादी में मर रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक पे इंक्वायरी नहीं हो रही? ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने किसको पैसा दिया है? क्यों आज नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है? ये जो कैंसर आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, इतने केसेस कैंसर में, आपके सारे दर्शक जो नॉर्थ इंडिया, क्यों इस पे बातचीत नहीं हो रही? हिंदू, मुसलमान, नेहरू, औरंगजेब, तहसीन पूनावाला जी, आप एक जिम्मेदार आदमी है, कम से कम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर आप इस तरह की अफवाह मत फैलाइए। जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक ये कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना कीजिए। हमने तमाम डॉक्टरों से पूछा और कई बयान आए हैं। मैं कम से कम सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूं कि आपकी इन बातों को यहां पर ऑफिशियली जाने दूं और पुष्टि कर सकूं। लेकिन सवाल ये उठता है जो आज जनता पूछ रही है। और सुधीर का दिल्ली से सवाल है, मेरा सवाल आरजेडी से है कि लालू जी के सरकार के 5 काम बता दें। महेंद्र कटारिया का चेन्नई से सवाल है, अनुराग भदौरिया और विपक्ष के अन्य नेता जब बोलते हैं तो क्या उनको एहसास होता है कि नहीं कि पब्लिक हंसती है उन पर? वो चुनाव जीतकर देश के लिए क्या करना चाहते हैं, ये कभी भी समझ में क्यों नहीं आता? अनुराग जी, सीरियस सवाल है, आपका एजेंडा क्या है, जनता समझना चाहती है। हमारी सरकार में कोई बेरोजगार नहीं होगा, ना आत्महत्या करेगा। सुधांशु जी का जवाब है। मेरी सरकार में कोई महंगाई से परेशान नहीं होगा। हमारी सरकार में किसानों की जो मौतें हुई हैं या किसानों ने जो आत्महत्या की, कभी नहीं होगी। इस सुधांशु जी का जवाब है, सुधांशु जी और पब्लिक का। दूसरा, सुधांशु जी, हम लोग तो बोलोगे हार आपकी पक्की है, लेकिन जश्न हम आपको हरा के ही मनाएंगे। मेरी फितरत में है अदब करना, इसलिए आपको अदब से हराएंगे। हम लखनऊ वाले हैं, लखनऊ में हंसने की, मुस्कुराने की आजादी है। हार आपकी पक्की है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट नहीं छीनेंगे। आपकी मुस्कुराहट छीनने की आदत है दुनिया की, लेकिन हम नहीं छीनेंगे। आपको ऐसे ही मुस्कुराने देंगे, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति करेंगे, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, बांटने की नहीं करेंगे। किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं करेंगे, किसानों को धरने पे बैठने पे मजबूर नहीं करेंगे, युवाओं को धरने पे बैठने मजबूर नहीं करेंगे, युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उस मां को खुशी देंगे जिस मां ने बच्चों को। लखनऊ में शेरो शायरी का मुशायरा आप करने ही वाले हैं, तो हम सब पहुंचेंगे। लेकिन कंचन जी, जनता ये भी पूछ रही है, 5 ऐसे काम बता दीजिए जनता को जो लालू जी ने किए हों जिससे बिहार की किस्मत बदली हो। 5 काम मैं गिना रही हूँ।
रेल में अपने देश में कभी भी फायदा हुआ है तो लालू जी जब रेल मंत्री थे 90,000 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछड़ों दलितों को सम्मान मिला लालू जी के समय पर मिला। मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जब लालू जी ने बैकिंग किया। और ये अभी खुद सुधांशु जी बोल रहे थे कुछ पे 6% मुस्लिम आरक्षणों का है, तो आप क्या मना कर रहे हो? इसका मतलब आप मंडल कमीशन के विरोध में हो। और जयप्रकाश नारायण से लेकर मधेपुरा में जो यूनिवर्सिटी खुली है वो लालू जी के समय पर खुली है। और एक और बता दे कि महिलाओं का जो एजुकेशन डबल हुआ था वो लालू जी के समय पर हुआ था। ये तो 5 ही सवाल पूछे, हम तो 50 गिनवा सकते हैं मैडम, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। लालू जी ने जो मुनाफा रेलवेज में कमाया था उसका व्हाइट पेपर तो ममता बनर्जी ले आई, वो आपके साथ हैं। और पिछड़ों का जो आदर हुआ इस देश में वो पूरे देश में हुआ, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ। लेकिन सुधांशु जी आज जवाब दे दीजिए, कोई क्यों माने कि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जनता के लिए बेहतर कर रही हैं जो मोदी कर रहे हैं उससे? नाविका जी आप तो मान रही हैं ना विपक्ष अच्छा काम करता है। नाविका जी देखिए जोशो जुनून में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप तो मानिए मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। लालू प्रसाद यादव जी दिसंबर 89 या जनवरी 90 में मुख्यमंत्री बने। उनकी हैसियत ही नहीं थी, 6 महीने हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए। उनसे कहीं बड़े नेता शरद यादव जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, अरे बहुत बड़े बड़े नेता थे। पता नहीं क्या कि कुछ भी बोलने लगते हैं। शरद यादव जी अपने मेमोयर में खुद लिख चुके हैं कि वीपी सिंह ने उनको बुलाया। देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को होने वाली थी। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए ना। सुधांशु जी आप बहुत सम्मानीय हैं, लेकिन आप तो सरकार ही गिरा दिए थे महाराज। आप तो बीपी सिंह जी की सरकार। कंचन जी समय कम है, आपने अपनी बात कह ली, अब सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए। सरकार जब लालू यादव ने 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तब सरकार गिराई गई थी। वो लालू यादव के ही चक्कर में गिरी थी भाई, आपको याद नहीं है? याद कर लीजिए जाके, और दर्शकों से कहता हूं एक एक फैक्ट जाके चेक कर लीजिए। वीपी सिंह 7 अगस्त को इसलिए लाए थे कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी। उसका सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं था। उन्हें लग रहा था जनता दल टूट जाएगा, तब तक देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, वरना 15 अगस्त को वो कर सकते थे 8 दिन के बाद। मगर इसलिए, और ये शरद यादव ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि आप मंडल लागू कर दीजिए, तभी देवीलाल की रैली की काट ले पाएंगे, अन्यथा जनता दल वो ले उड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये लिखित में है। कहा आप लालू यादव जी को ले आई? तब तक लालू यादव जी क्या थे भाई? बालक थे, 6 महीना हुआ था मुख्यमंत्री बने हुए। कुछ तो मत बोलिए, दर्शक से कहता हूँ एक एक फैक्ट जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात मैं जनता आपको बताना चाहती हूँ। कल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये तू मैं जो मुसलमान समुदाय के साथ होती है और जिसको एक वोट बैंक बनाया जाता है, ये क्या उनके हक की बात है? क्या उनको सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये जो हम आज बनाएंगे सरकार कल उतारेंगे, यही शब्द थे प्रधानमंत्री के कि इससे बाहर निकलिए, बनाइए मुस्तकबिल अपने बच्चों का, अपनी अगली नस्लों का। बात करिए पढ़ाई की, लिखाई की, जिम्मेदारी की। और प्रधानमंत्री को तानाशाह कहने वाले खुद क्या कह रहे हैं, इस पर भी आज देश को सोचना होगा। देश को सोचना होगा कि देश को आगे ले जाना है या देश को वही पुरानी राजनीति की और समुदाय की तू मैं में ले जाना है। ये देश और देश की पब्लिक तय करेगी, क्योंकि आज सवाल है पब्लिक का। आज बस इतना ही। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेकिन जाने से पहले अब वक्त है देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम अनाउंस करने का। 26 अप्रैल के विजेता हैं अनूप उधोलिया उदयपुर से, राजस्थान से, राकेश कुमार गुगनानी सहारनपुर यूपी से और खेमचंद मेहनानी मकराना राजस्थान से। 27 अप्रैल के विजेता हैं अनंत हडसन देहरादून उत्तराखंड से, उमेश कुमार गोयल हैदराबाद तेलंगाना से और मनोज कुमार सिंह रांची झारखंड से। 28 अप्रैल के विजेता हैं सुमंता बिश्नोई राउरकेला ओडिशा से, पुष्पराज इदथा चेन्नई से और रमेश लाहे महाराष्ट्र से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
लेती हूं आपसे इजाजत। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम और आपके सारे कमेंट्स के लिए जो आपने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद हमें लिखे। लेती हूं आपसे इजाजत।